बिहार बंगाली समिति द्वारा मैनाटार में एक आम सभा का किया गया आयोजन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जदयू के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अनुकूल सरकार। खबर पश्चिमी चंपारण के मैनाटार प्रखंड के चौहट्टा पंचायत अंतर्गत धोकराहा की है, जहां धोकराहा के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में बिहार बंगाली समिति द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाली समुदाय के सामाजिक राजनीतिक उत्थान के लिए उठाए जाने वाले कदम एवं उनके मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु परिचर्चा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जदयू के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अनुकूल सरकार को बिहार बंगाली समिति के प्रखंड अध्यक्ष कृष्णधन दास द्वारा फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं आम सभा की बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुकूल सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि हम 70 वर्षों से रह रहे हैं। इस समुदाय के लोगों को हमारे मौलिक अधिकारों से क्यों वंचित रखा गया। हमारे जमीन का रैयती जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने में आनाकानी किया जाता है। बांग्ला हमारी मातृभाषा है, पर 90% हमारे बच्चे मातृभाषा से वंचित हैं। 1922 से पहले यह बंगाल प्रांत था, किंतु आज अपने ही बंगाल प्रांत में शरणार्थी के रूप में एक सामाजिक अभिशाप झेलते आ रहे हैं। हमारी जनसंख्या चंपारण में करीब 4 लाख है। हम विगत 70 वर्षों से सिर्फ मूर्ख बनकर हमसे वोट लिया जाता है, लेकिन आज तक बिहार से कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में किसी भी पार्टी में बंगाली समुदाय से कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं खड़ा किया जाता है। उन्होंने कहा कि यह कैसा सामाजिक न्याय है। क्या देश के आज़ादी में हमारे पूर्वजों ने खून नहीं बहाया? देश के आज़ादी में हमारे समुदाय के वीर जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस ने फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए। क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था, जहां अपने ही प्रांत में शरणार्थी कहलाते हैं। लेकिन अब ये सामाजिक अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब हमारी जनसंख्या के हिसाब से हमारी भागीदारी विधानसभा एवं लोकसभा में देना ही होगा। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता एवं मंच संचालक राजू विश्वास, जदयू जिला अध्यक्ष महिला प्रेम शीला गुप्ता, बिहार बंगाली समिति सचिव डॉक्टर मदन बनिक, राधाकांत देवनाथ, राजेश विश्वास, कृष्णा दास, निशिकांत हलदार, बिंदु वैद, निर्मल मंडल, नित्यानंद, गोविंद दास, गौतम चंद्रपाल, नटवर चंद्रवंशी, कृष्णधन दास, बिहार बंगाली समिति के प्रखंड अध्यक्ष संजीत बढ़ई, श्यामल पाल, सुरेंद्र बढ़ई, नवनीत दास के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। ছেলে আপনাদের সমাজ থেকে উঠে এসেছি। আর আমার বাড়ি চৌতারা। আমার বাবা শিক্ষক ছিলেন। আমার বাবা 1956 সালেই আপনাদের পাশের গ্রামে 5 অফিস থেকে ওখান থেকে নিজের ক্যারিয়ার শুরু করে। ওনারই আমি ছেলে। আপনারা হয়তো অনেক লোক আমাকে চেনেন না বা চেনে। আমি রিটায়ার করে গেছি এই বছর। আমি প্রফেসর ছিলাম কেমিস্ট্রির। লঙ্গট সিং কলেজের নাম শুনেছেন বোধহয়। খুব নিচের থেকে খুবই কষ্ট করে পড়াশোনা করে মানুষ হয়েছি আপনাদের সমাজ থেকে। আপনারা জানেন না আমার যে ব্যাক হিস্ট্রিটাকে শুনলে চোখে জল বেরিয়ে আসবে। আমি যখন ম্যাট্রিক পাস করি পরশুনি হাই স্কুল থেকে, ফার্স্ট ডিভিশনে, মানে 4টে ফার্স্ট ডিভিশন হয়, ফার্স্ট ডিভিশনে সবচেয়ে টপ আমি করেছিলাম। থ্রু আউট ফার্স্ট ক্লাস আমার ম্যাট্রিক, আইএসসি, বিএসসি অনার্স, এমএসসি ইউনিভার্সিটি আমি সেকেন্ড টপ করি। তারপরে আমার চাকরি হয় না। সেও দয়া করে চাকরি দিয়েছিলেন আমাদের একজন বাঙালি অফিসার অতুল কুমার বিশ্বাস, একে বিশ্বাস, কমিশনার ছিলেন সেই সময়। উনি বিহার ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। যখন আমার বিষয়ে উনি জানলেন যে একটা বাঙালি ছেলে, গরিবের ছেলে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, টিউশন পড়িয়ে বেড়াচ্ছে, বাঙালি ছেলে। আর আমার বিষয়ে আরেকটা বলে দিই, এখানে সবাই গ্রামে যারা বাস করেন ওনার 4 একর 20 ডিগ্রি জমি পেয়েছেন, কিন্তু আমার বাবা মাত্র 20 ডিগ্রি জমি পেয়েছিলেন। আমাদের কোনো চাষবাসের জমি ছিল না। এখন এমএসসি পাস করে আমাদের কোনো জমি জমা তো নেই যে সেখানে গিয়ে চাষবাস করবো। তো এই শিক্ষিত কি করবে? চাকরিও ছিল না সেই যুগে। আমি 1987 এমএসসি পাস করি। তখন বোধহয় আমার মনে হয় বাঙালি সমাজ থেকে কোনো ছেলেরা এমএসসি পাস করেছিল বোধহয়। তাও আমি ওখানে ইউনিভার্সিটি সেকেন্ড টপ করেছিলাম, ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড। ফার্স্ট হতে পারলাম না, এই কাস্ট ফিলিং। মুজফ্ফরপুরে আপনি জানেন ভূমিহারদের বর্ষস্ব চলে সবসময়। তো টি শর্মা ছিলেন তখন আমাদের হেড, বলছেন তুমি বাঙালি হ্যাঁ, ইহা তো টপ করনে কে লিয়ে ভূমিহার হোনা পড়তা হ্যায়। এই দংশটা আমরা ছোটকাল থেকে দেখে আসছি। তারপরে কথা হলো, একটা শিক্ষিত ছেলে যার জমি জায়গাও নেই, কি করবে? আপনি ভাবতে পারেন টিউশনি পড়াবে? তো আমি সেই টিউশনি পড়ানো শুরু করলাম। সেখান থেকে আমি ক্যারিয়ার স্টার্ট করি। শহরে ভালো নাম হয়। এই ঠাকুরের আশীর্বাদ, মা বাবার আশীর্বাদ ছিল যে টিউশনি আমার খুব ভালো চললো। আর সেই টিউশনের ফলে আমি আমার জীবনের সবকিছুই পেয়েছি।
আমি ভগবানের কাছে যা আশা করেছিলাম তার থেকে 1 লাখ গুণ বেশি উনি আমাকে দিয়েছেন। আমি খুবই সন্তুষ্ট। এখন কিন্তু আমার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি জানেন, আমার জামাইবাবু এখানে বসে আছেন, আমাদের গ্রামের জামাইবাবু। আমি যখন প্রথম ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাডমিশন নিতে যাই আইসিতে, আমার বাবার কাছে টাকা ছিল না। 235 টাকা মাইনা পেতেন উনি। আমার অ্যাডমিশনের জন্য 180 টাকার দরকার ছিল। তো বাবা বললেন এত টাকা আমি কোথা থেকে দেবো? তো মা বললেন যে যাও, তার তোমার কাছে টাকা আছে দাও। আর উনি ছাগল বিক্রি করে, নিজের ছাগল বিক্রি করে টাকা দিয়েছিলেন। তখন আমি আইএসসিতে প্রথম আমার অ্যাডমিশন নিই। তা আমি খুব একটা বড় লোকের ছেলে না, কিন্তু আমি খুব গরিব ঘর থেকে উঠেছি আর খুবই কষ্ট করে মানুষ হয়েছি। আজকে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর আমাদের সমস্যা আপনারা তো জানেন, 1922-এর আগে এই বিহার কি ছিল জানেন তো? বিহারের জন্ম কখন হলো? 1922-এর পরে। 1922-এর আগে এটা বেঙ্গল প্রান্ত ছিল। বেঙ্গল প্রান্ত ছিল ওই চট্টগ্রাম থেকে নিয়ে গোরখপুর অব্দি বেঙ্গল প্রান্ত ছিল। এটা বঙ্গ প্রান্ত বলা হতো এটা। তো আমরা তো পূর্ববঙ্গের লোক, ওটাও বাংলা। আর এই বিহারে যেখানে আমি দাঁড়িয়েছি, যে মাটিতে দাঁড়িয়েছি, এটাও বাংলা। 1922-এর পরে এটা বিহার হয়। তাহলে আমার দেশে থেকে আমি আজ রিফিউজি কেন? এটা তো আমার বাংলা, এটা তো বিহার 1922-এ হয়েছে। কেউ ইনকার করবে এই কথা থেকে? আপনি যারা রিফিউজি আপনাকে কেউ বলে, শরণার্থী আপনাকে বলে, আপনি জবাব দিন যে আমি শরণার্থী নই, আমি রিফিউজি নই, এটা আমার মাটি। আমার পূর্বজরা, আমার বংশধররা এই দেশের জন্য বলিদান দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, তারপরে দেশটা স্বাধীন হয়েছে। আপনি দেখুন ইতিহাস। আমি কোনো ফাজিল কথা বলতে আসিনি। এখানে ভারতের যে স্বাধীন সংগ্রাম ছিল, সেখানে ম্যাক্সিমাম বাঙালিরাই নিজের বলিদান দিয়েছে। 1857 খ্রিস্টাব্দে যখন সবচেয়ে প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয় চট্টগ্রাম থেকে, কি ছিল ওখানে? বাঙালিরাই করেছিল। তো আমরা আজ পিছিয়ে কেন? পিছিয়ে রয়েছি আমাদের কাছে শিক্ষার অভাব। এক দেশ থেকে আরেক জায়গায় বিস্থাপিত হয়ে এসেছি আমরা, সেই জন্য আমাদের শিক্ষার অভাব হয়ে গেছে। সেই জন্য আমরা এখন পিছিয়ে পড়েছি। এখানে যারাই আছে নওজওয়ান সাথীরা, তাদেরকে আমি আহ্বান জানাবো যে ডক্টর আম্বেদকর বলেছিলেন, একটু হিন্দিতে বলছি আমি, কেন মিডিয়ার বন্ধুরাও আছে, ওরা বাংলা বুঝবে না, এই জিনিসটাকে ওদের তো প্লেস করতে হবে, সেজন্য একটু হিন্দিতে আমার বলতে হবে, ক্ষমা করবেন, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি আমাদের থেকে। উনি বলেছিলেন ডক্টর আম্বেদকর, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। আমি ওই শেরনির দুধ খেয়েছি, আমি আপনার সামনে আজকে দাহাড় দিচ্ছি। আমি আপনারাও শিক্ষা নিন, আর আপনাকে কেউ রিফিউজি আর শরণার্থী কেউ বলতে পারবে না। কেন? আপনাকে জানতে হবে যে আমি কে, আমার পরিচয়টা কি। আজকে বাঙালি সমাজ থেকে যারা বলিদান দিয়েছেন, একটা 13 বছরের ছেলে ফাঁসিতে হাসতে হাসতে ঝরে যায়, ক্ষুদিরাম বোস, সবাই জানে। আজ এই হিন্দিতে একটু বলি আমি, মাফ করবেন, আপনারা ক্ষমা করবেন। 1944 ये 1944 की बात है। हिंदुस्तान के सरजमी पर एक बंगाली मानुस ने खड़ा होकर देशवासियों को कहा था, ऐ देशवासियों, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज फिर इस महात्मा गांधी के कर्म भूमि से एक बंगाली मानुस फिर आपको आवाज दे रहा है। इस बंगाली समाज को आप एक होइए, एक साथ आइए मेरे साथ, आपके सारे समस्याओं का समाधान होगा। आपको सबसे पहले संगठित होना होगा। तो मैं आज फिर एक बंगाली मानुस इस महात्मा गांधी के कर्म भूमि से आपको आवाज देता हूँ, ये बंगाली समाज के लोगों, एक साथ आओ। तुम्हारी जो समस्या है अपने संगठन में संगठित होकर रहो, वो जरूर मिलेगा। वो तुम्हारा हक है, तुम्हारे संवैधानिक हक को कोई नहीं छीन सकता है। आज हमारे देश में, हमारे ही प्रांत में रहकर हम रिफ्यूजी कहे जाते हैं। ये सामाजिक तमाचा नहीं तो और क्या है? ये सामाजिक समरसता की बात कहाँ रह गई? आज हमारे सारे संवैधानिक अधिकार जो है हमसे वंचित हैं, हम उनसे वंचित हैं। क्यों? और जाति की बात जहां तक आ रही है, उस समय हमारे समय में जाति प्रमाण पत्र नहीं मिलता था। और मैं थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, थ्रू आउट, और 70% से नीचे कभी मैंने स्कोर नहीं किया। आप कभी आइएगा तो मैं अपना सर्टिफिकेट दिखाऊंगा, तब भी मुझे नौकरी नहीं मिली। ये तो एक ही विश्वास की दया थी। उस समय बिहार यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने मेरा नाम भी सुना, जो बड़ा अच्छा ट्यूशन में पढ़ाता है केमिस्ट्री। बुलाया एक दिन तो बोले कि अच्छा तुम बंगाली है तो तुम क्यों भटक रहे हो वैसे वैसे। इतना बोल करके अपना एड्रेस हमारा लिए, और उसके बाद 1 सप्ताह के बाद हमारी बहाली एलएस कॉलेज में एज ए लेक्चरर गेस्ट टीचर के रूप में उन्होंने हमारी बहाली वहां की।
मैं 8 साल तक वहाँ काम किया एलएस कॉलेज में, लेकिन उसमें लालू यादव का राज था। थोड़ा सा मैं आपका समय ले रहा हूँ मैं अपने बारे में बताने का, कि आप हमारे दर्द को, हमारे समस्याओं को आपके समस्याओं के साथ जोड़कर देख पाएंगे। 8 साल तक हम एलएस कॉलेज में काम करने के बाद हमने नौकरी छोड़ दी। क्यों, ये भी आप जरूर जानना चाहेंगे। मैंने बड़ी मेहनत करके पढ़ाई किया था। उस समय लालू जी का राज था, कॉलेज में कोई आदमी पढ़ने नहीं आता था, क्लास करने में जाता था एक बच्चा नहीं आता था। आपको याद होगा, लालू यादव के रीजन की बात है। तो मैं एक दिन रात में बड़ी रोया कि बड़ी मेहनत करके मैंने पढ़ा है और आज मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, कल तो मैं अपना केमिस्ट्री भूल जाऊंगा, मेरा जो परिचय है, मेरा जो वजूद है वो तो खत्म हो जाएगा। तो बड़ी रोया एक दिन और उसके बाद माइंड मेकअप किया कि मुझे नौकरी नहीं करनी और मैं छोड़ दिया। और उस समय कोचिंग वर्ल्ड बड़ा परचम पर पहुंचा हुआ था। आकाश कौशिक वाले आए, हमको ऑफर किए कि आप हमारे यहाँ आइए, आपको जो सैलरी मिलता है उससे दुगुना सैलरी हम देंगे। और उसके बाद 1999 हम आकाश इंस्टीट्यूट का नाम आपने सुना होगा, वो मैंने ज्वाइन किया और हिंदुस्तान के कोने कोने में सभी करीब सभी स्टेट में आकाश के ब्रांच में पढ़ाता रहा। और इसी साल में रिटायर करके फिर घर वापस आया और मेरा एक राजनीतिक सफर भी साथ साथ चलता रहा। मैं जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उस पार्टी में प्रदेश महासचिव हूँ और एक अच्छे पोजीशन पर हूँ अपने कर्मों के बदौलत। तो मैं आप लोगों के साथ अपना कुछ और भी अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने मौलिक अधिकारों को लेना चाहते हैं तो आपका अपना कैंडिडेट विधानसभा में, राज्यसभा में, लोकसभा में भेजना होगा। जब तक आप अपने कैंडिडेट, अपने समाज के कैंडिडेट को नहीं बोलिएगा, भेजिएगा वहां, तो आपके दर्द को वहां कोई नहीं सुनेगा। कोई भी दूसरा विधायक, एमपी, एमएलसी आपकी आवाज को एक दिन उठाएगा, 2 दिन उठाएगा, लेकिन आपके समाज का कोई इंसान अगर वहां पहुंचता है तो आपकी आवाज को जरूर बुलंद करेगा, सरकार के सामने जरूर रखेगा। तो आपके सारे समस्याओं का समाधान तो ऐसे होगा, देरी लगेगा, लेकिन उसका तुरंत समाधान चाहते हैं तो आपको ये काम करना होगा। आप अपना हक मांगिए। सामाजिक समरसता की बात करते हैं सारे हमारे नेतागण, तो हम भी संख्या में कम नहीं है। चंपारण में 4.5 लाख हमारे बंगाली समुदाय के लोग हैं। आज तक एमपी नहीं है, आज एक एमएलए नहीं है, एक विधान पार्षद नहीं। क्यों? क्या हम डिजर्व नहीं करते? अगर डिजर्व नहीं करते तो आज इस भारत देश में इस दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार आप जानते हैं क्या है? नोबेल प्राइज। सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है नोबेल प्राइज। हमारे देश में अभी तक 3 नोबेल प्राइज मिला है और उन 3 में से 2 नोबेल प्राइज बंगाली समुदाय के लोगों को मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर पहला और दूसरा अमर्त्य सेन, और एक तीसरा वो डायरेक्ट उनको नहीं मिला था, 4 आदमी को एक साथ मिला था, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन 4 में 3 आदमी बंगाली समाज से ही हैं। हम डिजर्व कैसे नहीं करते हैं? हम डिजर्व कैसे नहीं करते हैं? और फिर हम नेता कैसे नहीं है? इस दुनिया में नेता अगर पैदा हुआ तो सिर्फ एक ही नेता पैदा हुआ जिनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो क्या हमारे में नेतृत्व की कमी नहीं है और हम डिजर्व नहीं करते हैं? तो हम क्यों नहीं एमएलए बनेंगे? हम क्यों नहीं एमएलए बनेंगे? हमारी जाति का जनगणना हुआ, उसमें माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा जिनका जितना परसेंटेज है उनको उस हिसाब से भागीदारी मिलेगी। तो चंपारण में हम 4.5 लाख हैं, तो हमारी भी तो भागीदारी बनती है। आज तक 70 सालों से एक भी विधायक हमारा बंगाली समाज से नहीं है, एक एमएलसी नहीं है, एक एमपी नहीं है। तो मैं आपके सामने आया हूँ। इस बार मैंने भी अपना बायोडाटा सरकार के सामने रखा है, नीतीश बाबू के सामने रखा है कि मैं सिकटा मैनाटार विधानसभा से इस बार एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मुझे आपका साथ चाहिए। आप एक बार साथ दीजिए तो देखिए आपकी समस्याएं अपने आप मिटेगी और मैं तन मन धन से आपकी समस्याओं के बारे में सोचूंगा। और जब तक आपकी समस्या मिटेगी नहीं तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। समय बहुत हो गया है, इसलिए और ज्यादा समय हम लेना नहीं चाहते हैं। और आगे कुछ वक्ता भी हैं जो आपके बारे में, अपने बारे में और आपके समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराएंगे। इसी के साथ हम अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। धन्यवाद।